वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसका नाम है रामा स्टील। और ये कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। तो करते हैं इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं, ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी क्या करती है, जो पाइप्स और ट्यूब्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में है और उससे एसोसिएटेड भी कई सारे काम करती है, जैसे गैल्वेनाइज्ड आयरन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करना। ये गैल्वेनाइज्ड आयरन होता क्या है? ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है ये स्टैंडर्ड आयरन जैसा ही होता है, लेकिन जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है उसमें क्या होता है, जिंक की एक कोटिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो आयरन है उसको जंग नहीं लगता। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट्स है वो है माइल्ड स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करना। अब ये माइल्ड स्टील क्या होती है? देखो, माइल्ड स्टील का मतलब होता है कि जो लो कार्बन वाली स्टील होती है, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.45% का कार्बन होता है। तीसरा जो काम है इनका वो है एसटीपी पोल्स का। अब ये एसटीपी पोल्स क्या होते हैं? एसटीपी पोल्स जो आपने देखी होंगी स्ट्रेट लाइट्स में जो पोल्स वगैरह लगे रहते हैं वो एसटीपी पोल्स ही होते हैं, या जो सोलर लाइट्स लगाने के लिए जो पोल्स होते हैं वो एसटीपी पोल्स ही होते हैं। और चौथा इनका जो काम है वो है स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद ये क्या करना चाहते हैं, जो इनका जो प्लान है वो इनका प्लान है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना। तो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने के लिए ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी घुस गए हैं पूरी तरह से। उसमें कैसे घुसे हैं ये? उसमें ये इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है ऑनिक्स नाम से है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। और दूसरा, ये डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। डिफेंस सेक्टर में भी ये एंट्री कर चुके हैं अपनी एक सब्सिडरी कंपनी जो रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। उसमें क्या कर रहे हैं, ये जो स्टील के स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और तीसरी, ये जो सेक्टर है जो गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसमें ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप वगैरह बना रहे हैं। अगर इसके ग्लोबली प्रेजेंस की बात की जाए इस कंपनी के, तो ये यूएस के अंदर, श्रीलंका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, घाना के अंदर, युगांडा के अंदर और केन्या के अंदर प्रेजेंस है। और अगर इसके मार्केट कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए और इसका मार्केट परसेंटेज देखा जाए, तो इसका जो मार्केट परसेंटेज है वो लगभग 2% का मार्केट शेयर है इसके पास में। अगर ओवरऑल मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील का जो कंबाइंड मार्केट शेयर देखा जाए, तो उन दोनों का कंबाइंड मार्केट शेयर लगभग 20 से 25% का है। और इस मार्केट में लगभग 30 से 40% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है, यानी कि वो कंपनियां जो लिस्टेड ही नहीं है इसमें स्टॉक एक्सचेंज में, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज नहीं है वो, उनके पास है 30 से 40%। और उसके बाद जो इसके इंटेंस कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स का आता है, जिसके पास में लगभग 20 से 25% का मार्केट शेयर है। और जो दूसरा नाम आता है सूर्य रोशनी लिमिटेड, जिसके पास में लगभग 5 से 8% का मार्केट शेयर है। और जो तीसरा नाम आता है वो है जेटीएल इंडस्ट्रीज, जिसके पास में लगभग 2 से 3% का मार्केट शेयर है। उसके बाद जो नाम आता है हाईटेक पाइप्स, उसके पास में भी 2 से 3% का मार्केट शेयर है। उसके बाद में जो नाम आता है गुडलक इंडस्ट्रीज करके, गुडलक इंडिया इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, उसके पास में भी जो 2 से 3% का मार्केट शेयर है। तो ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। इवन जो स्टील मार्केट है, टोटल इंडिया का स्टील मार्केट है वो 10,000 करोड़ लगभग यूएस डॉलर्स का है। तो चलते हैं, करते हैं इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक कंपनी जो कि
स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसका नाम रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड है। और ये कंपनी बेसिकली एक स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के मैन्युफैक्चरिंग में है। तो आज करते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे। सो चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप से ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, यानी कि इसका जो मार्केट कैप है लगभग 1531 करोड़ का है। उसके बाद अगर इस कंपनी का पीई देखें तो वो 66.9 का है, और अगर इंडस्ट्रियल पीई देखें तो वो लगभग 24.40 का है। यानी अगर इन दोनों को कंपेयर करें, जो उसके इंडस्ट्रियल पीई और स्टॉक के पीई को, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। मींस जो इंडस्ट्री का पीई है उससे ज़्यादा स्टॉक का पीई है। उसके बाद में आरओसी देख लेते हैं 12.4, जो कि ठीक ठीक है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बेकार भी नहीं है। उसके बाद आरओई देखें तो इसका 9.96, वो भी एक एवरेज ही है। उसके बाद अगर प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो वो भी 48.0, मतलब एवरेज ही दिखाई देती है। बाकी इसमें जो ये डेट इक्विटी रेशियो है वो बहुत अच्छा है, 0.27, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बाकी पैग रेशियो देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा है इसका पैग रेशियो, 2.37 का पैग रेशियो है इसमें। यानी कि कोई रिटर्न वगैरह उतना ज़्यादा बनाया नहीं है इसने 1-1.5 साल के अंदर अंदर। उसके बाद में देख लेते हैं बुक वैल्यू, अगर देखें तो 2.26 की है, जो स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू 4.36 की है। यानी कि स्टॉक की बुक वैल्यू से 4 टाइम्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 4 गुने पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं इसके अगले एनालिसिस पे, जिसमें अगर हम मोमेंटम वगैरह देखें तो अभी इतना ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। जैसे इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो दोनों 50 DMA और 200 DMA के नीचे है। और अगर इसके मीडियन पी को कंपेयर करें तो मीडियन पी दिखा रखा है इसमें 52.9 का, ये यहाँ पे 52.9 हो गया। स्टॉक का पी है 66 का। यानी अगर मीडियन पी के साथ में भी कंपेयर कर रहे हैं तो स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखा रहा है रामा स्टील एंड ट्यूब्स का। ठीक है जी। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन इसका अगर देखें तो इसके पीयर कंपैरिजन में जो कंपनियां दे रखी हैं वो 66 का पी है। यानी कि ये हर एक कंपनी का पी देखोगे आप तो 48, 22, 23, 29, 24, 34 का है। हर एक कंपनी से ज़्यादा इसका पी है। यानी यहाँ पर भी ये ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। यानी तीनों सिनेरियो में, चाहे वो इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो मीडियन पी से कंपेयर कर रहे हैं, और चाहे वो पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मीडियम पी से 1 साल का तो लगभग 66, नहीं मीडियम पी से जब हम इसे कंपेयर कर रहे थे तो इसका 55 नहीं, इसका 66 आ रहा था। यानी कि लगभग सेम ही है। इंडस्ट्री की तुलना में तो ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, मीडियन पी के साथ में कर रहे हैं तो सेम दिखा रहा है, ना ओवर वैल्यूड ना अंडर वैल्यूड। और जो ये पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद में नेट प्रॉफिट अगर देखें इसका तो नेट प्रॉफिट यार थोड़ा सा घट रहा है इसका, 27 करोड़ से 30 करोड़, 30 करोड़ से 24 करोड़ हो गया। ठीक है जी। उसके बाद में इसका जो ओपीएम है, ओपीएम शायद ये ओपीएम की वजह से हुआ है। जो ओपीएम परसेंटेज है इसकी 4 से 6 और 6 से 3 हो गई है, लगभग आधी हो गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से होते हैं इसके। ठीक है जी। जिस वजह से इसका नेट प्रॉफिट भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक प्राइस कैगर की बात करें तो स्टॉक ने वैसे 3 साल में तो 20% के रिटर्न दी है, 5 ईयर्स में 92% का कैगर है इसका, और 1 ईयर में -20 है। तो 1 ईयर के रिटर्न थोड़े इसके ढीले ढाले से हैं। बाकी इसका लॉन्ग टर्म
तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं इसके। स्टॉक अच्छा है वैसे कुल मिलाकर। और इसका CWIP देखें तो वो भी बड़ा अच्छा है। जब हम एक स्मॉल कैप कंपनी को देखते हैं, पहले 1 करोड़ का करते हैं CWIP, फिर 1 करोड़ का, फिर 6 करोड़ का करते हैं। तो CWIP अगर आपको नहीं पता है तो CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की, यानी कि कंपनी ने कितना केपेक्स किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। उसके बाद में अगर नेट कैश फ्लो को देखें तो वो भी इनका थोड़ा पॉजिटिव आ गया है। देखो -3, -6 और 5 आ गया है, यानी केपेक्स भी कर रही है और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो गया है कंपनी का। अच्छी चीज़ है जो एक। फिर एक अच्छी चीज़ और भी है इसमें कि इसमें कैश कन्वर्टिंग साइकिल इसका 67 से 58 और 58 से 38। कैश कन्वर्टिंग साइकिल अगर आपको नहीं पता है तो कैश कन्वर्टिंग साइकिल का सेंस होता है कि अगर कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है तो उसका कैश कितने दिनों में आता है। तो ये डेज दे रखे हैं 67, 58, 38, यानी डेज कम हो गए हैं तो जल्दी कैश आ रहा है, इसीलिए इनका कैश फ्लो भी बढ़ा हुआ है। और कैश फ्लो बढ़ता है तो ये CQIP कर लेते हैं। भाई कैश होगा, अगर कंपनी गल्ले पे पैसा बचेगा तभी वो कोई इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर गल्ले पे पैसा ही नहीं होगा तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी। तो ये लॉजिकली होता है इसका। बाकी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 47 है, बाकी FIIs 44 हो गए, DII 0 है और पब्लिक है 51% इसमें बस थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ा मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है ना, इसमें प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे घटती जा रही है। यानी कि बस थोड़ा सा यही कंसर्न है इस वाले स्टॉक में कि प्रमोटर होल्डिंग पहले 70 होती है एक ज़माने में 2022 जून में, सितंबर में हो जाती है 65, दिसंबर में 65, मार्च में 65, जून में 63, फिर 57 सितंबर में, फिर 57 इसमें हो जाती है दिसंबर में। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर ये 56 फिर 47 पे आ जाती है। तो बाय एंड बाय धीरे धीरे इसकी जो ना प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो ये इस स्टॉक में सबसे बड़ा कंसर्न है। स्टॉक तो वैसे फिर भी ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू एनालाइज दीज पैरामीटर्स ऑल्सो, आपको इन पैरामीटर्स को भी देखने की जरूरत है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग मेन होती है भाई, अगर वो घट रही है किसी तरीके से और FII DII बढ़ नहीं रहा तो थोड़ा सा कंसर्निंग है इस स्टॉक के अंदर। बाकी ओवरऑल स्टॉक ठीक है, जो मैंने पॉजिटिव बताया इसमें कैश फ्लो वगैरह वो ठीक है, या ROC ROE वगैरह भी एवरेज से ही है, मतलब ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग इसका बिगेस्ट कंसर्न है जो कि डिक्रीज होती जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए भाई। 47 है, अगर 47 से भी नीचे जाती है तो फिर थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ जाएगी इस स्टॉक के लिए। तो चलते हैं फिर इसके ट्रेंड एनालिसिस पे, जिसमें हम देखते हैं इसका ट्रेंड। अगर वन डे का देखें तो इसका वन डे में ये बहुत अच्छा 0.92 का रिटर्न बना रहा है, यानी लगभग 1% का। 1 वीक में ये बना रहा है 9.85 का है ना, तो 1.86 का रिटर्न बना रहा है। उसके बाद 1 मंथ में ये थोड़ा सा रेड जोन में है, 1 मंथ में। 3 मंथ्स में भी रेड जोन में ही है, यानी कि 16% का रिटर्न है। 6 मंथ में भी ये रेड जोन में ही है, 27.57 का रिटर्न है। और 1 ईयर में भी ये रेड जोन में ही है, 18.60 का रिटर्न है। और 3 इयर्स में कहीं जाकर ये लॉन्ग टर्म में इसने यानी कि पैसा बनाया है कहीं ना कहीं पे, 87.29 का इसका रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में इसने पैसा बनाया है, पर अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इसका बियरिश है। स्टॉक ठीक है, पर वही मेजर कंसर्निंग इशू है कि इसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं पे डिक्रीज हो रही है, तो वो देखने की ज़रूरत है इसकी। उसके बाद में
अगर टेक्निकल एनालिसिस पे आए तो सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। प्राइस इसका 9.85 है, ठीक है जी। उसके बाद में इसके अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में इसका ये है कि जो पहला सपोर्ट है वो 8.58 रुपये का है और जो दूसरा सपोर्ट है वो 6.97 का है। उसके बाद अगर इसका रेजिस्टेंस या टारगेट देखें 9.85 से ऊपर तो 15 रुपये 2 पैसे का टारगेट है और दूसरा जो टारगेट है इसका 70 रुपये 55 पैसे का है। बाकी जो स्टॉक है RSI को देखें, अगर इसमें स्ट्रेंथ को देखें तो स्ट्रेंथ अभी ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा ऊपर गया है, 40 से ऊपर है। वैसे कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं इसके अंदर, अभी नहीं है करंट में। बाकी फ्यूचर में बने तो वो अलग बात है। बाकी अगर इसका 20 डेज़ का EMA देखें तो 20 डेज़ के EMA से भी जो स्टॉक है नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम भी कुछ खास अभी नहीं है। उसके बाद में जो MACD देखें तो MACD में भी दोनों लाइनें पैरेलल सी ही है, अभी क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो कोई रिवर्सल के अभी कोई चांसेस नहीं है। मैं बता दूं जो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए होता है मेनली, और जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें हम किसी स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर पुराने हैं तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सो डैट कि मैं अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स का एनालिसिस आपके सामने ला पाऊँ, आपको अवेयर कर पाऊँ कहीं ना कहीं पे। सो थैंक यू सो मच।